हाय स्टूडेंट। तो आज 22 जुलाई को हम हमारे 6 सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। ह्यूज तो है ही है, और साथ साथ में डाइवर्स है क्योंकि हम डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं। और विविधता भी एक में नहीं, भाषा, ठीक है, पहनावा और रीजन से लेकर रिलीजन तक सब में भारत में बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन के डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हुए देखा। तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ की कैसी है। भारत की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है आर्थिक क्रियाकलाप, जो कार्य पैसा कमाने के लिए किए जाते हैं उनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। इसी के थ्रू मतलब कोई कंट्री जो है रन करती है। ओके, चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इन इंडिया पीपल आर एंगेज्ड इन 3 मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। भारत में जो लोग हैं वो मेनली 3 आर्थिक क्रियाकलापों में एंगेज्ड है, मतलब व्यस्त है। और वो 3 ही प्रकार के मतलब जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे काम होते हैं, आप बोल रहे हो एक ही 3 ही प्रकार के, तो 3 वर्गों में से मतलब बांटा गया है, ठीक है। 3 क्षेत्र है। तो फर्स्ट जो है, द मोस्ट पीपल इन रूरल एरिया आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। रूरल एरिया में अधिकतर लोग जो है किस में एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर यानी कि खेती में, कृषि में, एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़, या फिर कृषि से रिलेटेड कोई भी मतलब बाकी क्रियाकलापों में। एग्जाम्पल के रूप में डेयरी प्रोडक्ट आपने देखा होगा, दूध और मक्खन, मतलब पनीर, ये जो मतलब चीज़ और बटर जो काम होता है, ये सारे मतलब कहाँ से प्राप्त होते हैं? आपको डेयरी से प्राप्त होता है, मतलब मिल्क प्रोडक्ट कहलाते हैं ये। फिशिंग, मत्स्य पालन मतलब मछली पालना। फॉरेस्ट्री, जंगल या जंगल से प्राप्त होने वाले जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, लाख, कत्था, गोंद, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है फॉरेस्ट्री में आती है। अब फॉरेस्ट्री का मीन्स जो है प्रैक्टिस ऑफ प्लांटिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। पौधों को प्लांट करना और उनका टेक केयर करना क्या कहलाता है? फॉरेस्ट्री कहलाता है। और साथ ही साथ में टू अर्न लिवलीहुड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, उनके द्वारा दिए गए प्रोडक्ट से उनके जो उत्पाद हैं, उत्पाद में क्या आ जाएगा? मतलब जो इमरती लकड़ी है और जलावन लकड़ी है। अब बोलोगे सर ये क्या होता है? तो फायरवुड जलाने का काम आती है, और टिम्बर जो मतलब आपको घर में जितने फर्नीचर होते हैं या बेंच वेंच होती है लकड़ी से बनी हुई, ठीक है, अलमारी होती है, उसके यूज़ में आता है ये प्रोडक्ट हो गए। या फिर मतलब जो है कत्था हो गया, ठीक है, या गोंद हो गया, लाख हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं फॉरेस्ट से हमें प्राप्त होती है। तो ये उनके बाय प्रोडक्ट है। ओके, दिस आर प्राइमरी एक्टिविटीज़। अब इन सबको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक जो क्रियाकलाप है इनको क्यों कहा जाता है? प्राइमरी का मतलब जो होता है, आपको पता है प्राइमरी मीन्स क्या होता है? जो छोटी क्लास होती है, ठीक है, उसी को प्राइमरी क्लासेस बोलते हैं। वैसे प्राइमरी एक्टिविटी से क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे पहले कोई एक्टिविटी थी ही नहीं, तो इससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं थी। इसमें मेन बात ये आती है कि इसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट से ही, नेचुरल चीज़ जो हम मतलब हमारा प्रोडक्ट बन के आता है वो नेचुरल होता है। चाहे वो दूध ले लो, चाहे वो खेती से प्राप्त होने वाला गेहूं हो, मतलब कोई सी फसल हो, क्रॉप हो, वो सब क्या होता है? नेचुरल होता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमारा प्रोडक्ट क्या होता है? नेचुरल होता है। चाहे वो फॉरेस्ट्री हो ले लो या फिशिंग ले लो, उन सब में जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या नहीं होगा? प्राइम मतलब नेचुरल होगा। दे डू दीज थिंग्स इन ऑर्डर टू राइज द नेचुरल रिसोर्सेज। ये सारी चीज़ें इसलिए करते हैं ताकि नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सके? वो राइज कर सके। सेकेंडरी जो एक्टिविटी है, मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज, जो शहरी एरिया में रहने वाले लोग जो हैं, आर एंगेज इन प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वो किस में एंगेज है? किस में व्यस्त है? वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में, यानी कि मतलब जो विनिर्मित सामान होते हैं उनका प्रोडक्शन करने में वो ज़्यादा एंगेज है। फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट, वो भी किससे? प्राइमरी प्रोडक्ट से। आपने देखा होगा कि आप बिस्किट खाते हैं, तो बिस्किट बनता किससे है? गेहूँ से। व्हेन वी यूज़ primary product to make a new product, the process through which we produce it, that process is called manufacturing. तो जब प्राइमरी प्रोडक्ट से हम कोई चीज़ बनाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उस चीज़ को बनाते हैं, नया बनाते हैं उसको,
और जो प्रोसेस का हम उपयोग करते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहते हैं, यानी उसे नया बदल मतलब उसका जो नेचुरल फॉर्म होता है उसको चेंज करके हम नया प्रोडक्ट वो बना देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तो इसलिए ये काम एक बड़े स्तर पर होता है, तो इसलिए अधिकतर कहाँ होता है, दे वर्क इन इंडस्ट्रीज। ये कहाँ होता है, अधिकतर इंडस्ट्री में होता है, उद्योगों में होता है। वी रिफर टू देम एज सेकेंडरी एक्टिविटी, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी के बाद में सेकेंडरी एक्टिविटी कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र, ठीक है, द्वितीय क्रियाकलाप। तो इसका जो प्रोडक्ट होता है वो नेचुरल नहीं होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड होता है। थर्ड, पीपल इंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी टेंजिबल गुड्स। जो लोग टर्शरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं वो किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इंस्टेड ऑफ इट, इसके बजाय दे प्रोवाइड सर्विसेज। वो क्या प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ओके, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज और एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो मीन्स प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी तो हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं, बट वी टॉक अबाउट टर्शरी एक्टिविटी, ये हमें मतलब जो है कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल नहीं करवाती है, बल्कि इसकी जगह ये सेवाएं हमें प्रदान करती है। पोस्टमैन हुआ, टीचर हुए, ये जो है हमें सेवा प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था जो इतना ज़्यादा आपके लिए है नहीं इम्पोर्टेंट, फिर भी मतलब बता देता हूँ, टेंजिबल। टेंजिबल यानी कि मतलब वास्तविक गुड, ठीक है, वास्तविक या रियल, रियल कोई सामान या प्रोडक्ट वो हमें प्रोड्यूस करके नहीं देते हैं। ऑल दिस एक्टिविटी आर बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी की जो बैकबोन, रीढ़ की हड्डी है, वो क्या है, ये सारी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। तो पूरा जो हमारा इकोनॉमिक सेक्टर है, या हम कहें कि मतलब अर्थव्यवस्था है, वो पूरी किसके ऊपर टिकी हुई है, इन तीनों ही सेक्टर्स के ऊपर टिकी हुई है। तो हमने क्या पढ़ा आज, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है मेनली 3 टाइप्स की होती है। प्राइमरी एक्टिविटी, ओके, सेकंड इज सेकेंडरी एक्टिविटी, और थर्ड वन इज टर्शरी एक्टिविटीज, ठीक है। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नीड फॉर डाइवर्सिटी। हमें डाइवर्सिटी की आवश्यकता क्यों है, क्यों है हमें डाइवर्सिटी की आवश्यकता, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इज इट नेसेसरी टू इंकरेज डाइवर्सिटी, क्या ये आवश्यक है कि मतलब हम डाइवर्सिटी को इंकरेज करें, विविधता को, अलगपन को मतलब जो है हम इंकरेज को बढ़ावा दें उसको। वाई डू वी नीड डाइवर्सिटी इन द कंट्री, हमें कंट्री में विविधता की आवश्यकता क्यों है। लेट अस अज्यूम फॉर अ व्हाइल, चलो अज्यूम करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, मानते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब है, ऐसा मानते हैं, दैट वी ऑल आर सिमिलर इन आवर लुक्स, कि हम सब एक जैसे दिखते हैं, हमारी शक्ल कैसी हो गई, एक जैसी हो गई, अज्यूम कर रहे हैं, ओके। वी लिव इन द सेम मैनर, हमारा रहने का तरीका भी कैसा है, एक जैसा है। वी थिंक अलाइक, हमारी सोच भी कैसी है, एक जैसी है। वी वियर द सेम क्लोथ, हम कपड़े भी कैसे पहनते हैं, एक जैसे पहनते हैं। और क्लोथ ऑफ सेम कलर, और वो भी कलर कैसा उनका, वो भी सेम। वी रिएक्ट इन द सेम मैनर, अगर एक को बुलाया तो हम सब एक जैसा रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन करने का जो वे है वो भी कैसा होगा हमारा, अगर सेम होगा तो क्या, विल इट बी अ कलरफुल लिविंग, क्या ये एक अच्छी जिंदगी होगी, नो नॉट एट ऑल। तो आपको समझ गए होंगे कि मतलब अगर सब आप सभी के चेहरे एक जैसे हो, कपड़े भी एक जैसे हो, वे ऑफ मैनर आपका एक जैसा हो, ठीक है, और साथ ही साथ में आपका रिएक्शन का जो तरीका है वो भी एक जैसा हो, तो क्या ये अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगेगा, ठीक है, एक कॉमन सेंस है। तो ये कलरफुल लिविंग है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू वैराइंग ह्यूमन नेचर। यूनिटी जो है सभी एस्पेक्ट्स में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है वो हर जगह वेरी करता है। आप देखिए मतलब भले कोई टीचर है तो टीचर की मतलब जो है उनका बिहेवियर अलग होगा, बच्चों के अंदर अलग अलग टाइप्स के मतलब जो है उनकी हैबिट्स अलग होती है, उनके मतलब डिज़ायर अलग होते हैं, परसेप्शंस अलग होते हैं, इमोशंस अलग होते हैं, ठीक है। तो
नेचर ने ऑलरेडी हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार की डाइवर्सिटी दे रखी है। जस्ट लुक एट योर क्लासमेट्स, सिर्फ अपने क्लासमेट को देखिए आप। सम ऑफ यू आर ऑलवेज डूइंग गुड इन द क्लास, इन आप में से कुछ तो मतलब क्लास में क्या करते होंगे, अच्छा करते होंगे। सम अदर्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, कुछ मैथमेटिक्स में अच्छे होंगे। समबडी सिंग्स वेल इन स्कूल फंक्शन, कोई स्कूल फंक्शन में अच्छा गाता होगा। Some boy or girl receive an award for his or her performance in the school play and you might be awarded a prize for your painting. कुछ लड़का लड़की जो है मतलब उनको उनके स्कूल प्ले में परफॉर्मेंस के हिसाब से उन्हें अवार्ड मतलब अवार्ड भी जो है उन्होंने रिसीव किया होगा, पाया होगा, ठीक है। तो और साथ साथ में हो सकता है कि आपको प्राइज मिला हो आपकी पेंटिंग की वजह से। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपकी क्लास में ही जो कि एक बहुत छोटा मतलब ग्रुप है, उसमें आप देखोगे कि आपके अंदर जो पोटेंशियल है, जो मतलब क्वालिटीज़ है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो मैथमेटिक्स में अच्छा है, कोई डांस में, कोई सिंगिंग में, कोई स्पोर्ट जो है एरिया में अच्छा है, ठीक है। तो ये क्या है, वैरायटी आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट दे रखा है, रामकृष्ण परमहंस जी बोल रहे हैं ऑल रिलीजन आर ट्रू, सारे धर्म क्या है, सच है। गॉड कैन बी रीच्ड बाय डिफरेंट रिलीजन, भगवान तक अलग अलग धर्मों के द्वारा पहुंचा जा सकता है। मेनी रिवर्स फ्लो बाय मेनी वेज, कई नदियां जो है कई तरीके से बहती है। बट दे फॉल इनटू द सी, परंतु वो कहाँ गिरती है, समुद्र में जाकर। दे और ऑल वन, वे सभी क्या हैं, एक है। तो यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, रामकृष्ण परमहंस को जानता है इनके बारे में। ये जो शख्सियत हैं, ये मतलब हमारे जाने माने एक व्यक्ति हैं, बहुत ग्रेट पर्सन है, स्वामी विवेकानंद, उनके गुरु रह चुके हैं, ठीक है, उनके गुरु थे ये। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा है कि मतलब सारे रिलीजन नदियों के समान है, जिनका रास्ता हो सकता अलग हो, पर उनका जो डेस्टिनेशन है वो क्या होगा, एक ही होगा, ठीक है। वो आगे जाके किससे मिलेगी, समुद्र से। और समुद्र के लिए, समुद्र किसके लिए बताया गया यहाँ पे, भगवान के लिए। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने सभी धर्मों को समझने के लिए एक साल हर धर्म में रहे, मतलब एक साल, हिंदू तो ऑलरेडी थे ही थे ये, तो इन्होंने मुस्लिम धर्म को एक साल अपनाया, पूरी तरीके से मुस्लिम जो धर्म होता है उसकी मतलब जो भी मतलब कस्टम है या कल्चर है उनको मतलब अपनाया उन्होंने। नमाज रखी, पाँच टाइम की नमाज रखी उन्होंने कंप्लीट, मतलब ठीक है। वैसे ही सिख धर्म को भी अपनाया इन्होंने एक साल, और एट लास्ट इन्होंने यही कंक्लूड किया कि कोई भी धर्म नफरत, द्वेष, ठीक है, वायलेंस ये फैलाने के लिए नहीं बोलता है। सभी धर्म का एक ही मतलब है, भगवान की आस्था करो और भगवान ही सच है, परमात्मा एक है। चलिए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। सेकेंडली, डाइवर्सिटी लीड टू डेवलपमेंट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी। डाइवर्सिटी जो है ये हमारे इंडिविजुअल को, यानी कि व्यक्तित्व को, सिंगल व्यक्तित्व को, समाज को ही क्या करता है, डेवलपमेंट करने में लीड करता है। पहला तो मतलब जो हमने डाइवर्सिटी की आवश्यकता देखी कि अगर हम सब एक जैसे होंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो कलरफुल लिविंग होगी, ठीक है। और सेकेंडली जो है वो मतलब डेवलपमेंट लीड करता है इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को, और डाइवर्सिटी लीड करता है इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को, सोसाइटी के डेवलपमेंट को। एवरी इंडिविजुअल इज इंडिपेंडेंट ऑन अदर टू फुलफिल हिज और हर नीड। हर इंडिविजुअल जो होता है, हर सिंगल व्यक्ति जो होता है वो डिपेंड करता है दूसरे लोगों के ऊपर कि वो अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करें। इट इज़ अ लॉन्ग चेन वेयर एवरी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट टू द हेल्दी ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। और एक लंबी चेन है, आप देखोगे मतलब सोसाइटी की ग्रोथ में, हेल्दी ग्रोथ में सभी इंडिविजुअल्स का मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। अगर हम समाज की बात करें तो समाज में हर प्रकार का व्यक्ति मिलेगा आपको, ठीक है, रिच भी मिलेंगे, पुअर भी मिलेंगे, मिडिल क्लास भी मिलेंगे, तो उनका अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन है। कैन यू इमेजिन अ स्कूल विदाउट स्टूडेंट, टीचर और फैक्ट्री विदाउट वर्कर एंड मैनेजर। क्या आप स्कूल को इमेजिन कर सकते हो जहाँ पर स्टूडेंट और टीचर नहीं हो? हो ही नहीं सकता, स्कूल होगा नहीं। और एक फैक्ट्री को आप इमेजिन कर सकते हो जहाँ कोई वर्कर ना हो, काम करने वाला हो, मैनेजर ना हो, प्रबंधक ना हो। सिमिलरली इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस विदाउट अ मेसन। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम एक घर बिना मिस्त्री के, कारपेंटर के, प्लम्बर के और इलेक्ट्रिशियन के नहीं बना सकते, ठीक है, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो आंसर इसका क्या आएगा, नहीं आएगा, नहीं कर सकते। दिस वेराइड इंटरेस्ट एंड स्किल्स ब्रिंग पीपल टुगेदर। ये जो अलग अलग इंटरेस्ट और स्किल्स है, कुशलता और मतलब जो इंटरेस्ट है लोगों का, ये लोगों को साथ लाने की कोशिश करता है। एंड मेक देम इंडिपेंडेंट, और इससे वे
अपने आप में क्या बनते हैं, इंडिपेंडेंट बनते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फेथ एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और ये जो प्रक्रिया है जिसमें लोग साथ में आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, ठीक है, उनके फेथ अलग होते हैं, उनके अनुभव अलग होते हैं, और यही क्या लेके आता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विविधता में एकता। तो वी ऑल नीड डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। तो हम सबको मतलब एक डाइवर्सिटी की आवश्यकता है, ठीक है, हमारे समाज में। द ब्रिटिश रूलर प्रैक्टिस द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। ब्रिटिश रूलर जिन्होंने 200 ईयर्स हमारा पर रूल किया, उन्होंने एक पॉलिसी प्रैक्टिस की थी जिसका नाम था बांटो और राज को, डिवाइड एंड रूल। कौन सी पॉलिसी थी वो, डिवाइड एंड रूल। बहुत फेमस पॉलिसी थी इनकी, बिकॉज दे थॉट इंडियंस वर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्योंकि वो ये सोचते थे कि जो भारतीय हैं वो मतलब मूल रूप से एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। बट द यूनिटी ऑफ आवर पीपल प्रूव देम रॉन्ग। पर हमारे लोगों की जो यूनिटी थी, एकता थी, उसने उन लोगों को गलत साबित कर दिया। महात्मा गांधी लेड दिस स्ट्रगल। महात्मा गांधी ने इस स्ट्रगल को लीड किया। मैनी रिवोल्यूशनरीज सैक्रिफाइस देयर लिव्स फॉर दिस कॉज। कई क्रांतिकारियों ने, रिवोल्यूशनरी मीन्स क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया इस कॉज के लिए, इस चीज़ को, यूनिटी को प्रूव करने के लिए। जैसे कि बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम तो आपको खुद को भी याद होंगे, शहीद भगत सिंह, ठीक है, राजगुरु, सुखदेव, अशफाउल्लाह खां, ये सारे कुछ ग्रेट नेम है, महान नाम है। दे वर ऑल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। ये सभी मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, बट दे वर यूनाइटेड बिकॉज दे शेयर द सेम बिलीफ। पर ये यूनाइटेड हुए ओनली बिकॉज उनका जो फेथ था वो क्या था, सेम था, ठीक है, कि हमें हमारे देश को क्या करना है, आज़ाद करना है। हमारे संविधान में 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया गया। रिकॉग्नाइज किया गया मतलब उन्हें पहचाना गया कि ये हमारे देश में बोली जाने वाली कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। अब ये भाषाएं कौन कौन सी है आप सभी को मालूम होना चाहिए, ठीक है, नोट्स पे भी लिखी होती है। जैसे पुराने नोट पे 14 या 15 लैंग्वेज लिखी हुई है। तो ये लैंग्वेजेस हैं असमीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, नेपाली, ओरिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 लैंग्वेजेज हैं जो हमारे 8th शेड्यूल में है, ठीक है। बिसाइड्स दिस लैंग्वेजेस देयर आर प्लेंटी ऑफ डायलेक्ट्स स्पोकन इन अवर कंट्री। देखो, लैंग्वेज उसे कहते हैं जिसका अपनी एक स्क्रिप्ट हो, लिपि हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे राजस्थानी लैंग्वेज नहीं, मतलब राजस्थानी नजर नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थानी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, ओके, गॉट इट। क्योंकि राजस्थानी की कोई मतलब लिपि नहीं है। उसको किस में लिखा जाता है, देवनागरिक में, जो कि किसकी लिपि है, हिंदी की है, ठीक है। वैसे ही जैसे मतलब इंग्लिश की जो मतलब लिपि है कौन सी है, रोमन है, ठीक है। पंजाबी की गुरुमुखी है, और जितने भी साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस उनकी मतलब आपकी द्रविड़ लैंग्वेज, सॉरी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि लैंग्वेज से कहते हैं जिसकी क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है, और डायलेक्ट जिसकी स्क्रिप्ट नहीं होती, जैसे कि हमारे मालवी हो, निमाड़ी हुई, ठीक है, ये सब क्या है, डायलेक्ट कहलाती है। अवधी हो गई है आपकी, या बघेली या बुंदेलखंडी, ठीक है। तो लैंग्वेजेस के अलावा हमारे इंडिया में बहुत सारे डायलेक्ट बोले जाते हैं। हिंदी में बहुत सारे डायलेक्ट मिल जाएंगे आपको, ब्रज भाषा मिल जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज इज बोथ अ यूनिफाइंग एंड डिवाइडिंग फोर्स। लैंग्वेज, भाषा एक ऐसा फोर्स है, ऐसा बल है जो लोगों को यूनिफाई भी करता है, जोड़ता भी है, और साथ साथ में उन्हें डिवाइड भी करता है। इट यूनिफाइज पीपल हु स्पीक द सेम लैंग्वेज। जो लोग एक भाषा बोलते हैं उनको तो ये क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। आप देखोगे कि हिंदी बेल्ट में लोग आपस में घुल मिल जाते हैं, उनके अंदर जो है यूनिटी आराम से बन जाती है, क्योंकि दे स्पीक सेम लैंग्वेज। ऑन द अदर हैंड, द लैंग्वेज में डिवाइड पीपल ऑफ कंट्री। पर लैंग्वेज जो है वो कंट्री के लोगों को मतलब डिवाइड करती है। वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल अवर नेशनल लैंग्वेजेस। हमें हमारे जितने भी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो मतलब 22 लैंग्वेजेस हैं, उनको मतलब क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। एवरी लैंग्वेजेस हैज़ अ वास्ट लिटरेचर। हर लैंग्वेज का अपना एक बड़ा साहित्य, मतलब विस्तृत साहित्य, ठीक है। हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर दूं आपको, हमारे इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है,
ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं वो राजभाषा है। राष्ट्रीय भाषा जैसा शब्द कोई मतलब संविधान में नहीं लिखा हुआ है, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगता है तो आरटीआई डायरेक्ट दायर की जा चुकी है, उसके बारे में जानकारी भी लोगों द्वारा ली जा चुकी है कि ये सिर्फ एक राजकीय भाषा है, ठीक है। एवरी लैंग्वेजेस हैज अ वास्ट लिटरेचर, हर लैंग्वेज का अपना एक मतलब विस्तृत साहित्य है, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, ठीक है, संस्कृत हो। मेनी गुड्स नॉवेल्स आर ट्रांसलेटेड फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, कई अच्छे उपन्यास जो हैं वो एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट किए गए हैं, मतलब उनका अनुवाद किया गया है, टू इनेबल पीपल टू रीड एंड अप्रिशिएट देम, ताकि लोग उनको उन लैंग्वेज उन नॉवेल्स को रीड कर सकें, लायक हो सके पढ़ने के, अगर वो अनुवाद हो जाएगा तो, और उन्हें अप्रिशिएट कर सके, उनका मतलब प्रशंसा कर सके या वो अप्रिशिएट कर सके उन्हें। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो नोबेल प्राइज़ जो विनर है फर्स्ट लिटरेचर में रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका जो जो मतलब गीतांजलि करके पुस्तक है उनकी, वो एक्चुअली में किसमें मूल भाषा में लिखी गई है, बंगाली में, पर उसको जब ट्रांसलेट किया गया तब जाके वो अब वहाँ पर मतलब लोगों के पास पहुँची, पूरे वर्ल्ड में फेमस हुई, तब जाके उनको मतलब नोबेल प्राइज़ मिला, अदरवाइज मिलता क्या, उनको नहीं मिलता। दिस मेक्स आवर इंडियन लिटरेचर वेराइड एंड रिच, इसने हमारे भारतीय साहित्य को क्या किया है, बहुत वेराइड किया है और समृद्ध किया है, ठीक है। मतलब ये अलग तरह का है, आप चले जाओ मतलब साउथ में आपको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक है, इनके आपको साहित्य मिलेंगे, या लैंग्वेजेस की साहित्य मिलेंगे जो मतलब अपने आप में काफ़ी रिच हैं। और इधर आप ऊपर चले जाइए नॉर्थ में, तो मतलब आपको जितने भी साहित्य हैं अलग अलग लैंग्वेजेस मिलेंगे, उर्दू हुआ, संस्कृत हुआ, ठीक है, हिंदी हुआ। तो आज के लिए इतना ही, कल हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर, और टॉपिक रहेगा हिस्टोरिकल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डायवर्सिटी ऑफ द रीजन, ठीक है। ओके, थैंक्स।